बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने चेंज ऑफ व्यूज़ के ऊपर इन डिटेल बात की थी। आज हम कुछ और बातें जो मज़ीद इससे रिलेटेड रहती हैं वो हम कंप्लीट करें ताकि हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाए। नाउ तो आज की क्लास में जिस तरह हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करने के बाद उस पर सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर करते थे, मतलब उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस था, तो बेटा उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो आप उसको चार्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या इशू है इसके अंदर? ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई मेजर तब्दीली करते हैं, उसमें कोई एक्सटेंशन करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी का एक फ्लोर बना हुआ है, आप उसका दूसरा फ्लोर बना लेते हैं। आपके पास अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके पास आप उसके ऊपर मजीद 3 और फ्लोर्स क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ ना? यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बेटा, आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं। तो क्या करना होगा? इसको हमने कैपिटलाइज करना होगा ना, कैपिटलाइज करना होगा ना। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी डे टू डे कॉस्ट की तरह होगा, रिकरिंग कॉस्ट की तरह होगा, तो उसको हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद अगर इसका कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ होगा तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। जवाब दें। तो अब यहाँ पर आज की क्लास में जो हम बात आगे बढ़ाने जा रहे हैं वो ये है कि देखो, अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि अवेलेबल फॉर यूज है, जिसको आपने रेंटल टू अदर्स कर दिया है, वो करने के बाद या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बांधने के बाद उसके ऊपर आप अगर क्या करते हैं, कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आप उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को किस तरह डील करेंगे, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल आपके पास मौजूद है। एग्जांपल क्या है, रीड करें इस एग्जांपल को बेटा। फ्लावर लिमिटेड spend the following amounts on its block of flats। एक फ्लैट्स का ब्लॉक है, मतलब बहुत सारे फ्लैट्स आपके पास हैं बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? पॉइंट बुलेट नंबर 1, 500,000 to spend an extra floor to be rented out as a penthouse flat under an operating lease। आप एक फ्लैट को, एक फ्लैट में आप एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड करने जा रहे हैं। फ्लैट की छत पर आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। और वो जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसको आप क्या करेंगे, पेंट हाउस बनाकर या पेंट हाउस फ्लैट बना क्या करेंगे, रेंट पे दे देंगे। तो ये बड़ा मशहूर है। छतों के ऊपर जो बैंगलोज बन जाते हैं, कराची में बड़े बड़े प्लाजाज होते हैं और प्लाजा की छत होती है, उस पर एक फ्लैट बनता है। उस फ्लैट को क्या बोलते हैं? पेंट हाउस बोलते हैं। तो अगर आपका इरादा भी अपनी फ्लैट की बिल्डिंग की छत पर एक फ्लैट बनाकर उसे रेंट पे देने का इरादा है, तो ये पेंट हाउस कहलाएगा। यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। क्या कहलाएगा बेटा? ये पेंट हाउस कहलाएगा। रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज बेटा। अच्छा जी, तो पेंट हाउस बना लिया आपने, तो वो पेंट हाउस जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ ना बेटा। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? 5 लाख से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे। यस और नो? और कैश या बैंक जो भी आप खर्च करेंगे या लाइबिलिटी क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है सब्सिक्वेंटली, और ये कॉस्ट सब्सिक्वेंट कॉस्ट होने के बावजूद भी क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। आमतौर पे सब्सिक्वेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती क्योंकि वो डे टू डे कॉस्ट होती है, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, आप उसे कैपिटलाइज कर देंगे। 5 लाख से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी बेटा, और 5 लाख से कैश या बैंक या लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। अच्छा जी, नंबर सेकंड बुलेट हमारे पास आ रहा है 10,000 टू रिप्लेस ऑल द ग्लोब्स
in the building that had blown in the last month. यानी जो लाइट्स लगी ना ग्लोब्स, वो जो लाइट्स फट गई हैं या लाइट्स जो हैं वो खराब हो गई हैं, अब आप उन लाइट्स को रिप्लेस कर रहे हैं कहाँ पर, बिल्डिंग में। तो लाइटिंग तो यार, लाइट बल्ब खराब हो जाना, सेवर खराब हो जाना है तो रूटीन बात है कि नहीं? जवाब दें। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये डे टू डे कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में फॉल कर जाएगा, क्योंकि जो बल्ब्स हैं वो इमटेरियल होते हैं, एनर्जी सेवर्स जो है वो इमटेरियल होते हैं। ट्यूबलाइट जो उनकी कॉस्ट क्या होती है? इमटेरियल होती है। हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, उनको क्या मान लेंगे? एक्सपेंस मान लेंगे। तो अगर आप इनको रिप्लेस करेंगे और उनकी रिप्लेसमेंट पर आप 10,000 खर्चा करते हैं ओवरऑल, तो ये खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में जाएगा और आप क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो बताइए। अच्छा जी, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं। The building lift was damaged due to vandalism and Flower Limited had to pay 25,000 to replace it. तो लिफ्ट बिल्डिंग का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ यूज हो रही है ना वो, तो लिफ्ट बिल्डिंग का पार्ट है। तो अगर उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करने के लिए 25,000 खर्च होंगे। तो जो 25,000 खर्चा होगा ये तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिस लिफ्ट को ये बिल्डिंग जिस पुरानी लिफ्ट को ये रिप्लेस करेगी उसकी भी कोई वैल्यू, फेयर वैल्यू या डब्ल्यूडीवी होगी ना। तो जो पुरानी लिफ्ट है उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो डब्ल्यूडीवी क्या करते हैं, उसको आप रिमूव कर दें, माइनस कर दें, और नए अमाउंट को आप क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें। और जो पुरानी लिफ्ट है अगर उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलता, वो आपका टोटल लॉस है, तो उसको आप चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखा हुआ क्या है, द बिल्डिंग्स लिफ्ट वाज डैमेज्ड ड्यू टू वैंडलिज्म एंड फ्लावर लिमिटेड हैड टू पे 25,000 टू रिप्लेस इट। The fair value of the damaged lift was 10,000. जो डैमेज लिफ्ट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 10,000। मतलब यानी 10,000 पर वो कैपिटलाइज थी आपकी बुक्स के अंदर, ये 10,000 अब आपके लिए क्या हो गया, नुकसान बन गया, लॉस बन गया। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपके सामने हैं और इन तीन चीजों की वो मांग रहा है आपसे एक्सप्लेनेशन, सिनेरियो बनाकर। Required explain how Flower Limited should account for the amounts it spent and show the journals. तो अब क्या करेंगे आप जरा देख लीजिएगा बेटा इसको। ये इसका आपके सामने क्या रख दिया, सोल्यूशन रख दिया। इसको देखना जरा आप लोग। देखिए, तो मेनली इस पे कमेंट लिखा हुआ है कि इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है। दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स द डिफरेंस between subsequent expenditure that is capitalized and that is which is expensed. अच्छा जी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा फ्लोर। फॉर द एक्स्ट्रा फ्लोर जो रुपीज 500,000 है, the rupees 500,000 for the extra floor is capitalized to the asset because extra revenue, future economic benefit is expected by Flower from the rental income. एक्स्ट्रा फ्लोर हमें प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। एसेट कैपिटलाइज करने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट का होना जरूरी है कि नहीं है? तो मतलब जब एक्स्ट्रा फ्लोर हम बिल्ड कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा फ्लोर जब रेंट पे जाएगा तो इसका अपना इनफ्लो होगा, इसका अपना इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। यस और नो? रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें सब। किसी भी एसेट को कैपिटलाइज करने के लिए दो क्राइटेरिया होने चाहिए ना, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। I16 में भी क्राइटेरिया था, यही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है। और हम इस एक्स्ट्रा फ्लोर को बिल्ड करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, 5 लाख रुपए। तो अब चूंकि दो क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं लिहाजा हम इसको एसेट मानते हैं, और चूंकि ये बिल्डिंग है और रेंटल टू अदर्स है तो एसेट में इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर नहीं बल्कि क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान रहे हैं। तो हमने एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 5 लाख से, या तो बैंक क्रेडिट या इसको पे करने की लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसको हमने क्या माना, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना। यस और नो?
जवाब दें। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देख लें इसका। The replacement of globes is considered to be day to day services। आई बात, वही बात आ गई कि भाई ये तो आपको रिप्लेस करते रहेंगे, ये तो साल में पता नहीं कितनी बार रिप्लेस होते रहेंगे। अगर आप साल में एक बार भी रिप्लेस करते हैं तब भी ये क्या है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साल में कंज्यूम होगा। तो जो भी आपने बल्ब परचेज किए हैं, लगा लिए हैं, उसके जो खर्चा हुआ उसको आप बोले रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट। बैंक या अकाउंट पेएबल, अगर आपने अब तक इन बल्ब्स की कॉस्ट पे नहीं की तो क्या करें, लायबिलिटी क्रेडिट कर दें, दैट्स ऑल। कोई मुश्किल बात है इसके अंदर, बताइए आप मुझे, आप नोट करते जाइए इन तमाम बातों। अच्छा, यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, सी सी लिखा हो या सी यू लिखा हो, इसका मतलब सी मतलब करेंसी। आईएफआरएस की जब भी हम एग्जांपल्स कवर करते हैं ना बेटा, तो आईएफआरएस किसी पर्टिकुलर करेंसी को फॉलो नहीं करता, मतलब वो सी लिख देता है। सी का मतलब क्या है, करेंसी। सीयू का मतलब क्या है, करेंसी यूनिट। यानी कि आप जिस मुल्क में हो अपनी करेंसी को पढ़ लें, तो इस सी का मतलब करेंसी, और मेरे मुल्क में करेंसी कौन सी है, रुपीस, तो मैं इसको रुपीस पढ़ रहा हूँ। अगर कोई शख्स इसको यूके में पढ़ रहा होगा तो ये इसको पाउंड पढ़ लेगा, यूरोस पढ़ लेगा, सो ऑन। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए बेटा। तो मेंटेनेंस डेबिट हो गया, बैंक या अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट आ रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। Explanation of the lift: the lift was destroyed due to vandalism, must be impaired to zero as it was scrapped from nil return। मतलब यानी कि जो बिल्डिंग की कॉस्ट में लिफ्ट की वैल्यू कैपिटलाइज थी वो बताई गई है आपको 10,000 रुपए, लेकिन इसको बेचकर क्या मिला या बताया नहीं गया। इसका मतलब क्या है, ये जीरो वैल्यू पर स्क्रैप हुई, तो मतलब जो कैरिंग वैल्यू है बिल्डिंग की कॉस्ट में लिफ्ट की, वो आपके लिए टोटल लॉस है। तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, उसकी एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, यानी आपका लॉस है, लॉस डेबिट, या लिफ्ट रिटर्न ऑफ डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। देख रहे हैं बेटा। उसके बाद जो आपने सब्सिक्वेंटली मजीद एक्सपेंडिचर किया तो पुरानी लिफ्ट माइनस हो गई डब्ल्यूडीवी से, और नई लिफ्ट क्या हो गई बेटा, ऐड हो गई। ठीक है, जब नई लिफ्ट ऐड हो गई तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया, कैश या बैंक या अकाउंट पेएबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये हो गई बात हमारी किस चीज के ऊपर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। उम्मीद है कोई मुश्किल बात नहीं होगी आपके लिए। जवाब दे दें बेटा प्लीज, सब लोग। ठीक है, आवाज गूंज रही है, मतलब कैसे गूंज रही है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं आपकी। क्या आवाज सही नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? क्या आवाज सही नहीं है बेटा? जैसी आती है वैसी है ना बेटा? अच्छा, मैं बहुत करीब से बोल रहा हूँ तो यार, तो मैं तो डेली बहुत करीब से बोल रहा होता हूँ आजकल, क्योंकि बच्चे बोलते हैं आवाज नहीं आ रही, पर मुझे मुझे माइक करीब करना पड़ता है। ठीक है, यहां से बात आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं बात को।
ठीक है जी। अब एक चीज आती है, उसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विस। क्या बोलते हैं बेटा? बताइए बेटा, क्या बोलते हैं एंसिलरी सर्विस? ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? जवाब दीजिएगा। एंसिलरी सर्विस। अभी आप में से जो टेक्स्ट पढ़ रहा होगा बच्चा मेरे पास, उसको पता है जनाब, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज, मतलब सर्विसेज related to tenancy of property. Services related to tenancy of property. ठीक है, क्या है जनाब? जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर देना, आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है, वो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस भी आप दे रहे हैं बिल्डिंग से साथ साथ। बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आप ही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो कंट्रोल में तो आपके है ना, एसेट तो आपका है ना, तो बिल्डिंग तो आपने रेंट पे दी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ इजाफी सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, जवाब दें बेटा, इंटरनेट, हीटिंग एंड लाइटिंग। क्या ये सारी बात मेरी समझ में आती है बेटा आप लोग? ठीक है, तो अब ये एंसिलरी सर्विसेज के बारे में एक सवाल आ सकता है आपके पास, वो क्या आ सकता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एंसिलरी सर्विस के साथ क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने के रास्ते में क्या हो जाए, रुकावट बन जाए। ठीक है जी, तो अब क्या मतलब, इफ सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट, अगर जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज करें। और नंबर टू, इफ सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट, तो फिर उस प्रॉपर्टी को आप क्या बनाएंगे, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी I-16 में फॉल करवा लेंगे। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल्स की जरूरत है जनाब कि सर हम कैसे समझे सर्विसेज सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, ऐसा ही है। जवाब दें बेटा।
एग्जाम्पल्स कवर करते हैं इसकी। प्रॉपर्टी लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, कि एक प्रॉपर्टी आपने लीज पे दी है जो कि ऑपरेटिंग लीज है, the entity also provides security services। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। An entity owns a hotel an entity owns a hotel leases it to another entity which manages it for a fee। ठीक है जी, अब दो बातें आपके सामने आ गई, जरा देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है जो आपने ऑपरेटिंग लीज पे दे दी है, यस और नो, लेकिन साथ साथ आप सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस भी दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस जो प्रॉपर्टी से रिलेट करती है, दे आर व्हाट, इनसिग्निफिकेंट, यस और नो, बताइए आप, रिस्पॉन्स कर दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड के जो पैसे होंगे भाई, आप तो मेनली प्रॉपर्टी का रेंट अर्न कर रहे हैं ना, उसमें अगर बहुत मामूली सा पोर्शन 2% 3% जो है वो आपको सिक्योरिटी गार्ड के पैसे आपने रखे हुए हैं जो आप अपने टेनेंट से रिकवर कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि जो आप अलग से सर्विसेज दे रहे हैं वो आपकी मेन सर्विस के मुकाबले में क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। भाई जवाब दें सब लोग, यस और नो। ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे, एंसिलरी सर्विस जो है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बड़ा सिंपल सवाल है, आप एक होटल ओन करते हैं, यस, वो होटल आपसे संभल नहीं रहा, वो होटल आपसे संभल नहीं रहा,
वो होटल आप किसी और को दे देते हैं चलाने के लिए कि भाई तुम चलाओ। अब अगर सोचे आपने वो होटल आगे किसी और को दिया है और रेंट पे दिया है, तो पैसे आपको मिलने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपने वो होटल किसी और को चलाने के दिया है, इट मीन्स दैट आपने उसकी मैनेजमेंट किसी और को दे दी और आपने कहा तुम चलाओ और मैं तुम्हें उसको चलाने की फीस दूंगा। यानी कि होटल मैनेजमेंट आपने किसी और के हाथ में दे दी है, होटल आपका अपना ही है। और आप उससे रेंट लेते नहीं है, बल्कि उसको उल्टा मैनेजमेंट फीस देते हैं। यस और नो जवाब दीजिए। तो बेटा जब तक होटल आप खुद चला रहे थे तो होटल आपके लिए क्या था? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, क्योंकि वो आपके बिजनेस के यूज में था। आज भी बिजनेस आपका ही है, उसको मैनेज करने का इख्तियार आपने किसी और को दिया है। जिसको इख्तियार दिया वो आपसे फीस या सैलरी ले रहा है, जिस तरह बाकी मुलाजमीन लेते हैं। रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस होटल से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो आपने ही बेयर करना है ना। होटल से रेंट थोड़ी मिलेगा आपको। होटल्स जो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे उसमें से फीस वगैरह निकालने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस वो आपका ही होगा। तो इसका मतलब होटल तो आज भी आपके बिजनेस यूज में है, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ जो सर्विसेज आप क्या कहते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। और ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसका बड़ा आसान वे समझ, अगर देखो इसमें तीन सूरतें बनती हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर वन, होटल आपका, आप ऑनर, उसके पहले आप खुद चला रहे थे, आपका बिजनेस था, ये आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। आपने होटल किसी और को चलाने के लिए दे दिया, जिसको आपने चलाने के लिए दिया वो उसको आप फी पे करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ रिस्क ऑफ लॉस तो आप ही बियर कर रहे हैं उस बिजनेस का, तो वो होटल आज भी आपके बिजनेस यूज में हो गया। नंबर टू, होटल आपने किसी और को चलाने के लिए दे दिया है, लेकिन आपने एग्रीमेंट ये किया है कि यार तुम मैनेज करो, इन्वेस्टमेंट मेरी है। यानी मतलब अगर होटल प्रॉफिट कमाएगा तो तुम मैनेज कर रहे हो, तो मैनेज करने की बिना पर 50% प्रॉफिट तुम्हारा और इन्वेस्टमेंट की बना पर 50% प्रॉफिट मेरा। तो ये भी पार्टनरशिप हो गई। इस केस में भी वो होटल क्या हो गया बेटा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गया। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। क्या ख्याल है? अच्छा, अब तीसरा केस ये है कि यार एक चलता हुआ बिजनेस है, होटल है, आपने बोला यार मुझसे तो ये बिजनेस नहीं चल रहा, आप एक काम करो ये होटल मुझसे रेंट पे ले लो, आप मुझे महीने का इतना रेंट दे देना बस, बाकी इसमें नुकसान हो फायदा हो इससे इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैंने होटल को बतौर बिल्डिंग आपको रेंट पे दे दिया है, अब आप जानो, आपका बिजनेस जाने, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो अब इस केस में क्या हो गया? अब इस केस में जो होटल मैंने रेंट पे दिया ये क्या बन गया? अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। यस और नो बताइए। जो मैंने इसी मतलब मैंने पॉइंट नंबर 2 में तीन बातें बोल दी बेटा, आपको इस बात को सुन के बताइएगा दर्शक, रिस्पॉन्स करें बेटा, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। यस और नो जवाब दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी एग्जांपल समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब इसको मैं और आगे लेके चलने जा रहा हूँ मजीद। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा इस हवाले से।
कौन सा वाला पॉइंट बेटा, कौन सा वाला पॉइंट वजाहत, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट? इसी का सेकंड में जो मैंने सिनेरियो बनाया था उसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? अच्छा, दोबारा सुन लेते, कोई मसला नहीं। देखें, आप एक होटल, फर्ज करें वजाहत, आप एक होटल के मालिक हैं, आप एक होटल, आपने एक होटल बनाया, तो बताइए होटल में जो आप कमरे वगैरह रेंट पे देंगे या होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो रेंट एक आम रेंट एग्रीमेंट की तरह नहीं है, वो तो आपकी सर्विस में काउंट होगा। तो होटल बिजनेस करके आप जो रेंट कमाएंगे वो आपकी क्या कहते हैं, रेंट इनकम नहीं कहलाएगी, बल्कि वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। यस और नो बताइए, क्योंकि आप उसको ओन भी कर रहे हैं, आप उसको मैनेज भी कर रहे हैं। यस और नो, क्लियर? अच्छा, इसका मतलब क्या है, होटल सर्विसेज से जो हम इनकम कमाते हैं वो हमारी बिजनेस इनकम है। तो अगर आपने एक होटल ओपन कर लिया, एक होटल खोल लिया, ठीक है, और उस होटल के जरिए आप पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो होटल आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो आपने क्या किया? ऑप्शन नंबर 1, आपने एक मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया और आपने कहा जनाब आपका एक्सपीरियंस है होटल मैनेज करने का, तो आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं अपना होटल चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कर रहे हैं होटल चलाने के लिए, तो आप उस मैनेजमेंट कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं। होटल तो आज भी आपका है, तो क्या वो मैनेजमेंट कंपनी उस होटल का रिस्क बेयर कर रही है? नहीं। तो अब वो मैनेजमेंट कंपनी उस होटल को जैसा भी चलाए, उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस मैनेजमेंट कंपनी को आपको फीस देनी पड़ेगी, और फीस देने के बाद जो रिजल्ट निकले, प्रॉफिट या लॉस, वो किसका होगा? आपका होगा। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस तो आज भी आपका हुआ, और जिस प्रॉपर्टी से बिजनेस चल रहा है वो आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सही बेटा, जवाब दें। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या था, मैंने क्या बोला, एक और तरीका है, हमने उस मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया और हमने ये बोला कि देखिए आप क्या करें, हम आपको कोई मंथली फीस नहीं दे रहे, हम ये तय करते हैं कि ये होटल हमारा है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और 50% जो प्रॉफिट होगा वो आपका, 50% हमारा, आप उसको मैनेज करें। तो आपने अपने होटल की मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे दी, लेकिन इस शर्त पर के प्रॉफिट आप दोनों शेयर करेंगे, उनको फी नहीं मिलेगी बल्कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। तब भी ये आपका बिजनेस ही चल रहा है, बतौर पार्टनरशिप समझ लें। तब भी ये होटल जो है वो आपके लिए ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगा। यस और नो बोलिए, जवाब दें। और फिर मैंने हमको लास्ट पॉइंट ये कहा कि आपने बोला भाई मैं इस होटल में किसी भी किस्म का रिस्क बेयर करना नहीं चाहता, तो एक काम करो, जिस कंपनी को तुमने हायर किया था, तुमने बोला भाई अब मैं आपको हायर नहीं करता, ना मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, बल्कि आप इस होटल की मैनेजमेंट अपने हाथ में रख लो, इसके प्रॉफिट और लॉसेस भी 100% आपके, बस आप मुझे इस होटल का मंथली रेंट पे कर दो, बस मुझे इसके अलावा कोई और सरोकार नहीं। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में अब आप बिजनेस नहीं कर रहे बल्कि वो मैनेजमेंट कंपनी बिजनेस कर रही है, लिहाजा आपके लिए क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी क्या बन गई बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यस और नो बोल दीजिए, क्लियर? क्लियर है बेटा? चलें, गुड। अच्छा, मैंने कहा छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स रह गए हैं, वो कंप्लीट करें ताकि टॉपिक हमारा क्लोज हो जाए। रब नवाज ने अब बोला यस सर, इसका मतलब पहले क्लियर नहीं हुआ था। हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी एक इशू आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको आप वैसे एंट्री बनाते वक्त क्या नाम देंगे? CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यस और नो? तो बात यह है कि यार इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को किसके साथ जोड़ के दिखाना है? इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ जोड़ के दिखाना है नोट्स टू द अकाउंट के अंदर या SOFP के अंदर, या इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ जोड़ के दिखाना है?
सवाल बड़ा सिंपल सा है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपकी नीयत क्या है? आपने बोला जनाब कि ये मैंने जमीन खरीदी, यहाँ पर मैं अपना हेड ऑफिस कंस्ट्रक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं अपना वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं अपनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो नीयत क्या हो गई? नियत हो गई प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली क्या है? वो क्लियरली प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, और IS 40 की नजरों में क्या है? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ऐसा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के साथ जाके जुड़ जाएगा, उसका कैरिंग अमाउंट PPE में ऐड होगा, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग एसेट भी होगा, इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हुई होगी, वो सब मिलकर जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो कहाँ दिखाई देगा बेटा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। अगर आप बिल्डर हैं और बतौर बिल्डर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिर आपके लिए PP नहीं है बल्कि इन्वेंट्री है, और ये आपकी इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर इसको आप CWIP नहीं बोलेंगे, इसको आप WIP बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, क्योंकि ये भी बतौर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, तो लिहाजा बतौर इन्वेंट्री भी इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, यस और नो? ठीक है, जो पीछे पढ़ लिया उसको कनेक्ट कर लें अच्छी तरीके से। एग्जामिनर खतरनाक हो रहा है, टॉपिक को टॉपिक से जोड़कर सवाल बना रहा है। सवाल एक होता है, टॉपिक 3 हो रहे होते हैं। तो आप समझ लो PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 23, इंपेयरमेंट, सब मिलकर एक क्वेश्चन बन सकता है अगर चाहे तो। समझे मेरी बात? तो अगर आप बिल्डर हैं और आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो इन्वेंट्री है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, साथ साथ वो क्वालिफाइंग एसेट भी है क्योंकि उसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड रिक्वायर्ड होगा। तो क्या इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन फिर वो इन्वेंट्री के सेक्शन में जाके जुड़ जाएगी बेटा, फिर वो PPE के सेक्शन में नहीं जुड़ेगी। लेकिन अगर आपकी नीयत एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये है कि आप इसको रेंटल टू अदर्स करेंगे, या इसको आप कंस्ट्रक्ट करने के बाद छोड़ देंगे, या आपने जमीन लेके छोड़ दी है फॉर व्हाट? वैल्यू एप्रिसिएशन। अब यहाँ तो बिल्डिंग की बात हो रही है ना, तो मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं, दोबारा एक दफा मुझे अच्छी तरह सुन लीजिएगा। एक बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रेंटल टू अदर्स की नीयत से, ऑपरेटिंग लीज पे देने की नीयत से, तो फिर वो बिल्डिंग आपके लिए क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? अच्छा, अब एग्जामिनर कहाँ घुमाएगा आपको समझना, एग्जामिनर यहाँ घुमाएगा, वो बोलेगा एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही थी फॉर व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, हेड ऑफिस, लेकिन बीच में बिल्डिंग अथॉरिटीज वालों ने काम रुकवा दिया। अब वो बिल्डिंग जो है काम रुका हुआ है और वो बिल्डिंग बीच में अटकी हुई है, बीच में रुकी हुई है, उसका काम वहीं रुक गया है और वो सालों तक ऐसे रुकी रहेगी, 5 साल 10 साल। तो क्या अब जब काम रुक गया है, पहले उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते वक्त नियत थी हेड ऑफिस बनाने की, लेकिन काम रुक गया है और काम रुकने की वजह से अब हेड ऑफिस वहां नहीं बन पाएगा, लेकिन जो आधी अधूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है वो बिल्डिंग पड़े पड़े अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर ये आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट रिक्लासिफाई होगा, चेंज ऑफ यूज हो जाएगा किसमें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो कैसा घुमाया एग्जामिनर ने तो मिलाकर? अच्छा जी, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे बतौर बिल्डर, बतौर इन्वेंट्री, लेकिन आपके रास्ते में जो है वो फिर बिल्डिंग अथॉरिटीज ने क्या कर दिया? आपको परेशान कर दिया, काम रुकवा दिया। अब ये काम मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पता नहीं कितने अरसे तक। अब ये बिल्डिंग बीच में ऐसे रुकी पड़ी है, लेकिन बीच में रुके होने से भी क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये भी चेंज ऑफ यूज हो गया। अब ये इन्वेंट्री से रिक्लासिफाई होगी बतौर व्हाट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मैंने 3 बातें कर दी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है इस नियत से कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और एक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी एडमिन पर्पस के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी फॉर इन्वेंट्री पर्पस, लेकिन फिर भी गुंजाइश निकल आई उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने की। इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से जहन नशी कर लीजिएगा बराए मेहरबानी। क्या आपको याद रहेगी तमाम बातें?
ठीक है, अब इसके लिए सिनेरियोस क्या बन रहे हैं, तो क्या देखें, जब तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे कोई भी हो, IS-16 हो, IS-40 हो या IS-2 हो, जितना खर्चा होता जाएगा उतना ही कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब जब जब तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं है। या तो फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत कब है, जब काम रुक गया है और आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। या फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत कब है, उसके अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद। ठीक है, नहीं नहीं, वो टेम्पररी डिले है ना, देखें वो सस्पेंशन नहीं है, उसको उसके बात ना करें। टेम्पररी तौर पे सस्पेंशन आ जाए वो अलग बात है, मैं तो तवील सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। ये गलत अप्रोच है, ठीक है ना। जो सस्पेंशन आती है 1 महीने की, 2 महीने की, इसकी बात नहीं हो रही। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। ये मैं IS-23 वाली सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो टेम्पररी डिले होता है, वो टेम्पररी डिले नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। तो शायद आप उसको कनेक्ट कर रही हैं IS-23 वाले डिले से। अब क्या है जनाब, सिचुएशन लिखिएगा, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ investment property that is under construction is not reliably measurable. ठीक है, and this is determined number one, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है जब तक वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या करें, मेजर करें एट कॉस्ट, मतलब जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हुआ, खर्च हुआ है, मेजर एट कॉस्ट, until fair value becomes measurable or until completion date, whichever is earlier। ठीक है जी, जवाब दें बेटा। on completion if still at cost
and fair value cannot be measured on continuing basis. Use cost model for the whole लाइफ। ये बात हमने कल सीखी थी बेटा। जिस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कंटिन्यूइंग बेसिस पे मेजर नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं, फिर उसको हम उसको मेजर करते हैं कॉस्ट पर होल लाइफ, भले उसकी फेयर मार्केट वैल्यू किसी सब्सिक्वेंट डेट पे हमें मिल जाए। अगर आपको सारी बातें याद हो कल की क्लास, लास्ट क्लास की याद है बेटा या भूल चुके? if already at fair value and fair value can be measured on continuing basis, must continue to measure it at fair value। ठीक है जी, ये दो बातें अब आपके लिए बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन उसकी कॉस्ट तो आप कैपिटलाइज करते रहेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर स्टिल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ईयर एंड पर जो उसकी फेयर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जितनी अभी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, अगर उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिल सकती है तो फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को भी ले आए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। इस चीज को ध्यान में रखें। यानी मतलब जितने अमाउंट से आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं तो आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करते जाइए और एसेट कैपिटलाइज करते जाइए। लेकिन जब आ जाए रिपोर्टिंग डेट तो रिपोर्टिंग डेट पर आप उस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए किस पर, फेयर वैल्यू पर। और अगर आप फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर आप जितना भी आपने कॉस्ट और बोरिंग कॉस्ट जो कुछ भी कैपिटलाइज किया है आप उसी पे उसको रिपोर्ट करते रहिए। अब फिर अगली बात क्या है, बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद, अगर बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कंटिन्यूइंग बेसिस पर मेजरेबल नहीं हो सकती तो फिर उसको आप होल लाइफ ले आए किस मॉडल पर, कॉस्ट मॉडल पर, जो कल हमने बात कर ली थी। और अगर बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद आप फेयर वैल्यू को कंटिन्यूइंग बेसिस पर मेजर कर सकते हैं तो फिर आप क्या करें, आप उसको रिपोर्ट करें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, दैट्स ऑल। तो कितनी बातें बोली मैंने, 3 बातें बोली, याद रही या रिपीट करूं बेटा, दोबारा बोलिए। रिस्पांस दीजिए प्लीज, रिस्पांस, आप सबका भरपूर रिस्पांस चाहिए मुझे, रिस्पांस चाहिए, रिस्पांस। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि हम इसकी एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते, वर्बली एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ईयर 1 पर आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया 1 मिलियन से, करेक्ट? ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे IS 23 के लैंग्वेज में, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यस और नो, बोलिए बोलिए, रिस्पांस दीजिए, रिस्पांस दीजिए, रिस्पांस दीजिए बेटा, रिस्पांस दीजिए, आप सबका भरपूर रिस्पांस चाहिए। सही है। अच्छा,
इस पर हमने 100,000 की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की। तो अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस क्या हो गया? 1.1 मिलियन। यस और नो, जल्दी बोलिए। तो व्हाट इज दिस 1.1 मिलियन? ये कॉस्ट है ना बेटा, ये कॉस्ट है। अच्छा, अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किससे बिलोंग करता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। अब आपने क्या देखना है? अब आपने ये देखना है कि रिपोर्टिंग डेट पर इस 1.1 मिलियन का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपके सामने, इस स्ट्रक्चर की मार्केट वैल्यू क्या है? फर्ज करें इस स्ट्रक्चर की मार्केट वैल्यू रिपोर्टिंग डेट पे 1.5 मिलियन है, तो आप इसको 1.1 से रीस्टेट करवा के ले आए कितने पर? 1.5 पर, और उसको रिपोर्ट करें 1.5 मिलियन पर। समझे बात को? और अगर रिपोर्टिंग डेट पर 1.1 मिलियन का स्ट्रक्चर मौजूद है और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 9 लाख रुपए है, 0.9 मिलियन, तो आप उसको 2 लाख से एम्पेयर कर दें, नीचे ले आए, डाउनवर्ड रीवैल्यू कर दें। क्लियर? और जब आप जाएं अगले अकाउंटिंग पीरियड में, फर्दर इसके ऊपर क्या करें आप? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटलाइज करें, फर्दर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें, फिर रिपोर्टिंग डेट 2 आएगा, उस डेट पे देखें कि इस एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू मिल जाती है तो उस पर रिपोर्ट कर दें, नहीं मिलती तो जो कॉस्ट है उसी पर रिपोर्ट करते रहें। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एग्जांपल दी पहले साल के एंड पर, पहले साल के एंड पर कॉस्ट क्या थी? 1.1 मिलियन बोरिंग कॉस्ट मिलाकर, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1.5 मिलियन। तो अगर ये मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो 1.5 मिलियन पे रिपोर्ट कर दें, और अगर ये अवेलेबल ना होती तो कितने पे रिपोर्ट करते? जितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनकर हुआ, यानी कि 1.1 मिलियन। दैट्स ऑल। अब अगला हिस्सा क्या है? अगला हिस्सा बिल्डिंग के कंप्लीशन के बाद है। अगर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर आप ये देखें कि क्या हम फेयर मार्केट वैल्यू कंटिन्यूइंग बेसिस पर मेजर कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर इसको आप रखें कॉस्ट मॉडल पर, और आप इसको होल लाइफ मतलब कॉस्ट मॉडल पे चलाते रहे, मतलब इसको आप डेप्रिशिएट करें एंड सो ऑन। ऐसा ही है, जवाब दें। और इस केस में मैंने आपको रेसिडुअल वैल्यू के हवाले से एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा कल की लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, और अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद बेटा अगर उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कंटिन्यूइंग बेसिस पर मेजर हो सकती हो, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें किस पर? फेयर वैल्यू मॉडल पर। दैट्स ऑल। ये सारी बातें आपके सामने। कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए अब इसके अंदर। तो मेरी कोशिश है कि भाई इस आईएएस का जो बारीक से बारीक पॉइंट हो ना, जो एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, जिस तरफ जा सकता है, वो भी आपके सामने रख दिया जाए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को पिक किया होगा। जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बनाने इसको देने जा रहा हूं इसका नोट का स्ट्रक्चर, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट था नोट्स टू द अकाउंट वाले सेक्शन में, इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसे बनेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसे बनेगा नोट्स टू द अकाउंट वाले सेक्शन में, जिसको आप अटैच करेंगे एसओएफपी से? बन सकता है ना। वही क्या करना होगा नोट में, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट बनता हुआ दिखाना होता है, यस और नो। नोट, जब भी आप किसी एसेट के नोट के बारे में सोचा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए क्या? कि भाई जो भी इस एसेट का ओपनिंग कैरिंग अमाउंट था, मुझे उसे क्या बनता हुआ दिखाना है। कोई नोट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, यकीन माने। एक बात अगर आप दिमाग में फिट कर लें, क्या फिट कर लें? कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट को आपने क्या बनते हुए दिखाना है? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। जवाब दीजिए। चले जी, तो ये मैं आपके सामने नोट का स्ट्रक्चर रख रहा हूं। तो तकरीबन ये मेरी बात यहाँ पे क्लोज हो जानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाई हेडिंग, जो भी कंपनी का नाम है उसको मेंशन करेंगे, कंपनी नेम। और आप जानते हैं कि ये नोट्स टू द अकाउंट भी खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट्स टू द अकाउंट,
और एसओएफपी के सिवा बाकी सब में फॉर द ईयर एंडेड आएगा। सिर्फ एसओएफपी वो वाहिद स्टेटमेंट इसमें एज ऑन आता है, ये अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ऐसी गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में मत कीजिएगा कि आपने हर जगह एज ऑन लगा दिया। एज ऑन सिर्फ और सिर्फ आता है बेटा कहां पर, एज ऑन या एज एट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां आता है, एसओएफपी में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें दिमाग में रखना है। ठीक है जी। अब यहां पर हमने फॉर एग्जाम्पल नोट नंबर 4 लगाया और बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक ही क्लास होगी, या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो पूरी की पूरी कॉस्ट मॉडल पर होगी, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी की पूरी किस पर होगी, फेयर वैल्यू मॉडल पर। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर है और उसमें कोई प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम कंटिन्यूइंग बेसिस पे मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हमें उसको अलग कॉलम में दिखाना होगा। तो फिर इस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर 2 कॉलम बन सकते हैं एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। अदरवाइज एक अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ क्या होगा, एक ही सिंगल कॉलम होगा। ये छोटी छोटी बातों को जहन में रखना है। रुपीज इन 1000 बोले, मिलियन बोले, इस तरह आपको आसानी लगे। अगर करंट रिपोर्टिंग पीरियड 18 है तो उसका कंपैरेटिव क्या होगा, 2017 पिछला साल। कंपैरेटिव काम आते हैं कंपैरिजन के, कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकें। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज क्या है, आपने लिखा यहाँ मेंशन किया फेयर वैल्यू मॉडल, यानी हर कॉलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हुए आप किसी प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रख रहे हैं क्योंकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंटिन्यूइंग बेसिस पे मेजर नहीं हो सकती, उसका अलग कॉलम बना लें। फिर आप हेडिंग लगाएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। ऐसे सवाल मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। यहां लिखा आपने बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी, ये आपका बैलेंस बीडी आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब इसमें ऐड क्या करें, कैपिटलाइज, एडिशन, सब्सिक्वेंटली। जो आपने बाद में कुछ कैपिटलाइज किया, जैसे वो आपने पेंट हाउस बनाया था, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, याद होगा आपको। क्या बोलेंगे इसको हम, एडिशन। जवाब दीजिए बेटा। इस ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में एडिशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिस्पॉन्स देते हैं बेटा, रिस्पॉन्स दे दें, रिस्पॉन्स दे दें। सही है बेटा। उसके बाद आप जानते हैं ट्रांसफर्स, मतलब या तो कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां से चली गई, क्या बन गई, ऑनर ऑक्यूपाइड बन गई। तो ट्रांसफर्स फ्रॉम, या तो ट्रांसफर हुए हैं वहां से यहां, यहां यहां से वहां। जो ट्रांसफर हुए हैं वहां से यहां वो ऐड होंगे, और जो ट्रांसफर हुए हैं यहां से वहां वो क्या होंगे, लेस होंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो फ्रॉम पीपीई टू आईपी क्या हुआ जनाब, ये ट्रांसफर ऐड हो गया। अब किस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये मत पूछिएगा जनाब, ये वैल्यू आपको सिखाई जा चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसफर टू पीपी फ्रॉम आईपी, लेस कर दें, जवाब दें। ठीक है,
उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू आईपी, इन्वेंट्री से ट्रांसफर हुआ आईपी भी क्या हो जाएंगे, ऐड कर लेंगे, और ट्रांसफर टू इन्वेंट्री फ्रॉम आईपी क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे। जवाब दें बेटा, ये आपका नोट बनता चला जा रहा है सारा का सारा इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो मैं कॉस्ट मॉडल वाला क्यों नहीं दिखा रहा कॉलम, इसलिए कि यार कॉस्ट मॉडल तो वैसे ही बनेगा ना जैसे आई16 में बनाया, एडिशन ऐड होंगे, डेप्शन लेस होगी वगैरह वगैरह। बाकी यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। या तो ये इसमें इजाफे की वजह बनेगी या कमी की, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये इफेक्ट प्लस भी हो सकता है और ये इफेक्ट जो है वो माइनस वाला भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, क्लोजिंग बैलेंस। जो बैलेंस आएगा उसको आप रिपोर्ट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्या हुआ, नोट का एक स्ट्रक्चर बन गया और आपको आइडिया हो गया कि नोट किस तरह बनाया जाएगा पीपी का, सॉरी इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कोई सवाल हो तो पूछ ले बेटा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो, कोई बात मुश्किल लगी हो अब तक। तो तकरीबन बेटा ये वाला टॉपिक मैंने क्लोज कर दिया, अब आपके सामने तमाम बातें, ठीक है। बेटा बोलिए बेटा, जवाब दीजिए। अब इस पे एक सवाल है वो करते हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल से ऊपर ज्यादा, तो इंशाल्लाह फिर इस पे फर्दर बात अगली क्लास में होगी आपसे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।